नमस्कार। देश की बात में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। और सबसे पहले खबर पटना से, जहां पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का विरोध पटना विश्वविद्यालय में आयसा ने किया। विरोध कार्यकर्ताओं ने जेपी नड्डा वापस जाओ के नारे लगाए। विरोध में आयसा ने नई शिक्षा नीति वापस लेने की मांग रखी है। पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने की भी मांग की जा रही थी और इस सब को लेकर वहां पर विरोध में, जेपी नड्डा के विरोध में नारे लगाए गए। सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी मनीष कुमार का। मनीष, जेपी नड्डा वहां पर दौरे पर हैं और आयसा का बड़ा विरोध देखने को मिल रहा है। देखिए, निश्चित रूप से ये विरोध आप इसे केवल सांकेतिक नहीं कर सकती हैं, क्योंकि जेपी नड्डा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनका ये जो कार्यक्रम है ये पटना कॉलेज के सेमिनार हॉल में था, जो कि पटना कॉलेज का जो मेन एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है उसके पहले तल्ले पर ये सेमिनार बिल्डिंग है। और जेपी नड्डा पटना कॉलेज के छात्र रहे हैं। उनके पिताजी भी यहाँ पर पढ़ाते थे वाणिज्य महाविद्यालय में, और उनका पुराना संबंध रहा है। उसी कॉलेज कैंपस में वो रहते भी थे। तो वहां पर वो पूर्ववर्ती छात्रों को संबोधित करने का उनका कार्यक्रम था। लेकिन आयसा के जो छात्र हैं उन्होंने न केवल जमकर नारेबाजी की, नारे में उनका जो मेन ये फोकस था कि पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए, नई छात्र नीति, नई शिक्षा नीति का वो विरोध कर रहे थे। लेकिन ये आप कह सकती हैं कादम्बिनी, इसका दूसरा पक्ष यह भी है कि ये बहुत बड़ा एक लैप्स भी है जो स्थानीय प्रशासन है, स्थानीय पुलिस है, क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिनको जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी मिली हुई है, उनके गाड़ी के आसपास इस तरीके से विरोध प्रदर्शन हो और वो भी 10 मिनट से ऊपर तक ये नारे लगते रहे। आपने देखा होगा कि जब वो गाड़ी में बैठे हुए जब वहां पहुंचे हैं, फिर वो गाड़ी से निकले हैं, तब भी उनका विरोध होता रहा। तो ये आप कह सकती हैं कि ये निश्चित रूप से जो वहां का स्थानीय प्रशासन है, बिहार सरकार के पुलिस विभाग का जो पूरा इंटेलिजेंस है, उनके पार्ट पर ये एक बहुत बड़ा लैप्स है। क्योंकि अगर आपको मालूम होता है, अंदाजा होता है कि किसी भी बड़े नेता का कार्यक्रम है, तो जो भी छात्र संगठन से आपको विरोध की आशंका रहती है, तो उनके छात्रों को या तो आप हिरासत में लेते हैं या उन्हें हॉस्टल रूम में ही कन्फाइन करने की कोशिश करते हैं। ये एक ट्रेडिशन जो है, लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर ये ट्रेडिशन चला आ रहा है। लेकिन ये पहली बार हुआ है कि कोई किसी भी राष्ट्रीय पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष एक कॉलेज में जाए, और वो भी कोई ये ऐसा नहीं था कि इंसिडेंटल प्रोग्राम था कि वो अचानक बन गया हो कोई कार्यक्रम। ये काफी पूर्व प्रचारित कार्यक्रम था। उसके बावजूद छात्रों ने ऐसा प्रदर्शन किया है। निश्चित रूप से आप ये कह सकती हैं कि ये एक बड़ा लैप्स रहा है और ये दिखाता है कि किस प्रकार से नीतीश कुमार की पुलिस जो है उसका ना तो इंटेलिजेंस काम करता है और ना ही उनकी कोई अब पकड़ रह गई है। कादम्बिनी, बहुत शुक्रिया आपका मनीष इस पूरी जानकारी के लिए। तो जेडीयू बीजेपी की सरकार है, लेकिन तब भी इतनी बड़ी चूक जो है वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सुरक्षा में हो जाती है। यहाँ पर आयसा के छात्रों का जबरदस्त विरोध वहाँ पर पटना विश्वविद्यालय में, पटना कॉलेज में देखने को मिला। और हम बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां पर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के एक बयान को लेकर राज्य की सियासत गर्मा गई है। भगत सिंह कोश्यारी ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि मुंबई और ठाणे से अगर गुजराती और राजस्थानी को निकाल दिया जाए तो यहां पैसा बचेगा ही नहीं। ये राजधानी जो आर्थिक राजधानी कहलाती है वो कहलाएगी ही नहीं। शिवसेना और राज्य के दूसरे सियासी दलों ने इसे मुंबई का अपमान बताया है। संजय राउत ने कहा है कि राज्यपाल का बयान निंदनीय है और केंद्र सरकार को उन्हें तुरंत वापस बुलाना चाहिए। वहीं कांग्रेस के मीडिया प्रभारी ने भी जयराम रमेश पर भी ट्वीट कर निशाना साधा है। वहीं एनसीपी के कार्यकर्ताओं ने आज इस बयान के विरोध में पुणे में प्रदर्शन किया। महाराष्ट्र में विशेष करके मुंबई, ठाणे, यहाँ से गुजरातियों को निकाल दो और राजस्थानियों को निकाल दो तो तुम्हारे यहाँ कोई पैसे बचेगा ही नहीं। ये राजधानी जो है, जो कहलाती है आर्थिक राजधानी कहलाएगी नहीं। शुक्रवार को मुंबई के एक कार्यक्रम में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के इस बयान के बाद महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई। इस बयान को मुंबई और मराठी मानुस का अपमान बताते हुए शनिवार को एनसीपी ने राज्य में कई जगहों पर राज्यपाल के खिलाफ प्रदर्शन भी किया।
शिवसेना प्रमुख और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बयान पर सवाल उठाया। उद्धव ठाकरे ने आरोप लगाया कि राज्यपाल लोगों के बीच दरार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने राज्यपाल पर कार्रवाई करने की मांग की। मराठी माणसाच्या मनामध्ये आग तर त्यांनी लावलेलीच आहे। आज मराठी माणूस का मुद्दा उठाकर उन्होंने लोगों को गुस्सा दिलाया है। राज्यपाल राष्ट्रपति के दूत हैं। राष्ट्रपति की बातों को देश भर में ये पहुंचाते हैं, लेकिन अगर यही गलती करें तो इन पर कौन कार्रवाई करेगा? मराठी माणूस और मराठी अस्मिता का अपमान इन्होंने किया है। सगळ्यांना समानतेने वागणूक देणं हे आपल्या सगळ्यांचं कर्तव्य आहे। महाराष्ट्र सरकार ने इस मामले से अपनी दूरी बनाई। साथ ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी राज्यपाल के बयान का विरोध किया। राज्यपाल जी का जो बयान है उसमें हम लोग सहमत नहीं है। हमारे जो हिंदू प्रदेश सम्राट बाला साहब ठाकरे जी की जो भूमिका मुंबई और मराठी माणूस के लिए है, वही हमारी शिवसेना की भूमिका है। उनका वैयक्तिक जो उनके बयान है, माननीय राज्यपालजींच्या विधानाशी आम्ही सहमत नाही। राज्यपाल के बयान का हम समर्थन नहीं करते हैं। महाराष्ट्र और मुंबई के विकास के लिए मराठी माणूस का श्रेय सर्वाधिक है। जे कार्य आहे, जे श्रेय आहे ते सर्वाधिक आहे। राज्यपाल के बयान पर विवाद जब ज्यादा बढ़ा तो महाराष्ट्र राजभवन ने सफाई दी। राज्यपाल ने कहा कि मेरे बयान का गलत मतलब निकाला गया है। एक समाज की तारीफ का मतलब दूसरे समाज का अपमान नहीं है। महाराष्ट्र को बनाने में मराठी माणूस का योगदान सबसे ज्यादा है। बिना वजह कुछ राजनीतिक पार्टियां विवाद खड़ा कर रही हैं, लेकिन मैंने कभी मराठी माणूस का अपमान नहीं किया। आने वाले समय में मुंबई, ठाणे सहित महाराष्ट्र के कई जगहों पर महानगर पालिका चुनाव होने वाले हैं और इससे ठीक पहले राज्यपाल की ओर से दिए गए इस बयान को एक राजनीतिक बयान के तौर पर देखा जा रहा है और इसलिए अब खुद राज्यपाल को सामने आकर इस पूरे मामले में सफाई देनी पड़ी है। मुंबई से कैमरा पर्सन धनेश के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली में 2021-22 की आबकारी नीति को लेकर उपराज्यपाल की ओर से की गई सीबीआई जांच की सिफारिश और बीजेपी के विरोध के बाद दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब दिल्ली में 1 अगस्त से 2021 से पहले की नीति यानी सरकारी दुकानों पर शराब की बिक्री होगी। आपको बता दें कि 2021-22 में लागू हुई आबकारी नीति की समय सीमा कल यानी 31 जुलाई को खत्म हो रही थी, लेकिन अब इस नीति पर आगे शराब नहीं बिकेगी। इस नीति को लेकर ही दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की भूमिका पर सवाल उठे थे। इस बीच आज दिल्ली की नई आबकारी नीति को लेकर उठे सवालों पर सिसोदिया ने गुजरात की शराब नीति पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गुजरात मॉडल दिल्ली में लाकर बीजेपी यहां भी नकली शराब बेचना चाहती है। आगे उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली के दुकानदारों और अफसरों को ईडी से डराया जा रहा है। इन्होंने दुकान वालों को डरा के और अफसरों को डरा के दिल्ली में ऐसे हालात बनाने की कोशिश की है जिससे 1 अगस्त से दिल्ली में एक्साइज ड्यूटी देने वाली दुकानें कम से कम होती चली जाएं और इससे इनका अवैध शराब का धंधा फिर से यहाँ पे फलने फूलने लगे। जहरीली शराब पी के लोगों की मौत होती है, हुश ट्रेजेडी होती है, दिल्ली में भी होने लगेगी। लेकिन हम ये नहीं चाहते और ना हम ऐसा होने देंगे। इसलिए हमने तय किया कि फिलहाल जो नई पॉलिसी है उसको बंद करके सरकारी दुकानें खोलने के आदेश हमने दिए हैं और चीफ सेक्रेटरी को मैंने ऑर्डर किए हैं कि किसी भी कीमत पर वो ये सुनिश्चित करें कि सरकारी दुकानों के जरिए करप्शन ना हो और किसी तरह की इलीगल मार्केट शराब की दिल्ली में ना खड़ी हो। ये मैंने ऑर्डर किया। एक अहम फैसले के तहत दिल्ली सरकार ने यह तय किया है कि दिल्ली में अगले 6 महीने के लिए पुरानी एक्साइज पॉलिसी पर ही लौटा जाए। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली सरकार ने यह तय किया है और आदेश भी जारी किए हैं कि दिल्ली के अंदर अगले 6 महीनों के लिए जो पुरानी एक्साइज पॉलिसी थी, यानी कि जिसके अंदर सरकारी शराब की दुकानें भी थी, प्राइवेट शराब की दुकानें भी थी, जो पुरानी एक्साइज पॉलिसी थी, अगले 6 महीने के लिए उसको लागू किया जाए और तब तक जो है दिल्ली के अंदर एक नई फ्रेश एक्साइज पॉलिसी बनाई जाए। ऐसा क्यों किया गया है? सूत्र ये बता रहे हैं कि जो नई एक्साइज पॉलिसी थी, ये जो है इसका जो टर्म था ये 31 जुलाई को खत्म हो रहा था और इस बीच में इस पॉलिसी पर बहुत विवाद भी था। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने इसकी जांच की सिफारिश सीबीआई को भी कर दी थी,
जो पुरानी एक्साइज पॉलिसी थी उस पर ही लौटा जाए, उसी को ही लागू किया जाए। और इस दौरान जो ये 6 महीने के लिए पुरानी एक्साइज पॉलिसी लागू रहेगी, तो इस दौरान जो शराब की सप्लाई है, शराब की दुकानें हैं, उनमें व्यवस्था ठीक रहे, इसकी ये सुनिश्चित करना जो है ये मुख्य सचिव की जिम्मेदारी तय की गई है सूत्रों के मुताबिक। और दूसरा, मुख्य सचिव को ही ये कहा गया है कि आप एक नई एक्साइज पॉलिसी बनाएं, 6 महीने का समय दिया गया है और कैबिनेट के सामने पेश करें। जो प्राइवेट जो लाइसेंस वाले हैं या प्राइवेट शराब की दुकानें हैं वो तो चल नहीं पाएंगी क्योंकि उनका लाइसेंस जो है खत्म हो गया, लेकिन ये भी संभावना है अब कि ये जो शराब की दुकान वाले हैं जो जिन्होंने लाइसेंस लिया हुआ है शराब बेचने का, वो हो सकता है कि कोर्ट का रुख करें, क्योंकि वो ये कह सकते हैं कि आप लोग आपस में कोई विवाद है या कोई भ्रष्टाचार की बात आ रही है तो उससे हमें क्या, हमने तो जो लाइसेंस था वो पैसे देकर ही खरीदा था, हम तो बिजनेस करने वाले लोग हैं। लेकिन फिलहाल के लिए ये दिल्ली सरकार ने तय किया है कि पुरानी जो रिजीम थी, पुरानी जो एक्साइज पॉलिसी थी, अगले 6 महीने के लिए अब उस पर ही लौटा जाए और इस दौरान जो है नई एक्साइज पॉलिसी, एक फ्रेश एक्साइज पॉलिसी जो है तैयार की जाए और उसको जो है मुख्य सचिव को जिम्मेदारी दी है कि आप ये पॉलिसी बनाएं और कैबिनेट में लेकर आएं। शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। पंजाब में जो हमला हुआ था पुलिस मुख्यालय पर, मोहाली पुलिस मुख्यालय पर, उस पर आरपीजी हमला हुआ था, इसमें बड़ा खुलासा हुआ है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े हमले के तार हैं, ऐसा बताया जा रहा है। बिश्नोई गैंग का गुर्गा दीपक हमले का मुख्य आरोपी है। आरपीजी हमले में दीपक का एक नाबालिग साथी भी था, ये भी सामने आया है। सीसीटीवी की तस्वीरों में ये शख्स और दीपक साथ साथ नजर आए हैं। आईएसआई और खालिस्तानी आतंकी ग्रुप से कनेक्शन का शक है। कनाडा में बैठे आतंकी रिंदा और लखविंदर सिंह से रिश्ते का भी शक है। स्थानीय गैंगस्टर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं ये आतंकी संगठन, ऐसा लग रहा है। दीपक और राजू बसौदी ने साथ की हैं ये कत्ल की वारदातें। दिल्ली पुलिस और चंडीगढ़ की खुफिया पुलिस ने इसकी जांच की है और उस जांच में ये सभी जानकारियां सामने आ रही हैं। ये हमला जो है 9 मई को हुआ था। मोहाली में पंजाब पुलिस का इंटेलिजेंस का हेडक्वार्टर है, वहां पर आरपीजी अटैक हुआ था, जिसमें एक ग्रेनेड लॉन्चर जो है आरपीजी अटैक लॉन्च किया गया था। हालांकि इसमें कोई घायल नहीं हुआ था, लेकिन जो इमारत है उसको नुकसान हुआ था। इस मामले में पंजाब पुलिस ने कई आरोपी पहले गिरफ्तार किए हैं और जांच में ये बात सामने आई थी कि पाकिस्तान में बैठा हरिंदरजीत सिंह रिंदा, जो कि बब्बर खालसा इंटरनेशनल का हेड है पाकिस्तान में, उसका इसमें हाथ है। और साथ में जो कनाडा में बैठा हुआ है बब्बर खालसा जुड़ा हुआ लखविंदर सिंह लांडा, इन दोनों का ही हाथ है और इसके पीछे आईएसआई का हाथ है। लेकिन जिस तरह से जो बाकी के एक्यूज पकड़े गए, उसके बाद एक का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जो हम दिखा रहे हैं। इस सीसीटीवी फुटेज में 2 लोग नजर आ रहे हैं, जिसमें एक दीपक नाम का शख्स है और दूसरा नाबालिग है। दीपक ये वो शख्स है जो कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ है, उसका एक खास गुर्गा है। तो जांच में ये बात सामने आई है कि दीपक और यूपी का रहने वाला नाबालिग लड़का, ये दोनों उस दिन अटैक करने आए थे। इनको पार्क में आरपीजी ग्रेनेड लॉन्चर दिया गया और इन्होंने हमला किया। उसके बाद से ये फरार हैं। दीपक जो है वो इस केस में मैन वांटेड है। दीपक हरियाणा के झज्जर का रहने वाला है और उस पर पहले से भी कई सारे मामले दर्ज हैं, जिसमें हत्या से लेकर एक्सटॉर्शन, लूट, इस तरह के बहुत सारे केस उस पर दर्ज हैं। तो जांच के बाद ये बात सामने आई है कि क्या पंजाब में जो आतंकवादी हैं वो आतंकी हमलों के लिए गैंगस्टरों का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि इससे साफ है कि जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई के गैंगस्टर का इस्तेमाल किया गया, उससे तो ये बात साबित होती है कि जो बब्बर खालसा इंटरनेशनल के आतंकवादी हैं या जो दूसरे आतंकी हैं, उनका गैंगस्टरों से गठजोड़ हो गया है और वो इस तरह की घटनाओं के लिए गैंगस्टरों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस मामले में जो पंजाब पुलिस है वो लॉरेंस बिश्नोई के गैंगस्टर जो दीपक है उसकी तलाश कर रही है। वो इस केस में मैन वांटेड है। उसका सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है जिसमें वो साफ तौर पर देखा जा रहा है, तो उसकी लगातार तलाश जारी है।
गुजरात में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या 50 के पार हो चुकी है, लेकिन इस बड़े हादसे के बावजूद गुजरात के तमाम शहरों में देसी शराब पर लगी रोक के बावजूद इसे धड़ल्ले से बेचा और खरीदा जा रहा है। और तो और शराब की होम डिलीवरी भी की जाती है। गुजरात से सौरभ शुक्ला की एक्सक्लूसिव इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट। इनके पति की मौत हो गई है। गुजरात में हर रोज जहरीली देसी शराब पीने से मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। बोटाद और भावनगर के गांव में कई चिताएं साथ जल रही हैं। लेकिन इतने बड़े हादसे के बाद भी गुजरात के कई बड़े शहरों में खुलेआम देसी शराब बेची जा रही है। हम गुजरात के भावनगर के 25 वारिया इलाके में पहुंचे। हमें पता चला था कि यहां अब खुले में पॉलीथीन में भरकर देसी शराब बेची जा रही है। हमने देसी शराब खरीदने के लिए आसपास में रहने वाले गुजराती भाषा के जानकार एक शख्स की मदद ली। हमारे सहयोगी हैं, इनको गुजराती आती है बोलनी। ये जाएंगे और वहाँ से शराब लेकर के आएंगे और दिखाएंगे कैसे आसानी से शराब मिल जाती है। और ये जो पॉलीथीन आप देख रहे हैं, इन्हीं पोटलियों में शराब भर करके बेची जाती है। तो हम आपको पूरी ये तस्वीरें भी दिखाएंगे और दिखाएंगे कैसे आराम से शराब यहाँ बिकती है, खुलेआम बिकती है। हमने जिनकी मदद ली वो यहाँ की एक तंग गली में जाते हैं और वहां से क्या लेकर आते हैं वो आप खुद देख लें। क्या आपको देसी शराब मिली? मिल गई। दिखाइए। ये देसी शराब की पोटली है, ये देखिए। 20 रुपये। ये कितने रुपए की एक पोटली? एक का 20 रुपये लिया। ऐसे बोल रहे तो 10 रुपये मिलती है। अच्छा। लेकिन उसने 20 रुपये लिया। बोलता है वो कुछ कांड हुआ है ना, इस वजह से भाव डबल हो गए। 20 रुपए की एक पोटली है, यानी 40 रुपए की 2 पोटली हैं। आपने क्या बोला जाके वहाँ पे? मैंने बोला भाई पोटली है, तो बोला है। बोला जल्दी लेके निकल जाओ फटाफट। बोला जल्दी लेके निकल जाओ फटाफट। ऐसा बोला। तो आपने क्या देखा वहाँ पर? कितने लोग हैं? लेडीज लोग ज़्यादा है। लेडीज लोग ज़्यादा हैं। ठीक है। तो ये पोटली दी है आपको। तो अब ये देखिए, ये पोटली है, इसके अंदर देसी शराब है जो खुलेआम गुजरात में बिकती है। और ऐसी ही 20 रुपए की पोटली उन लोगों ने खरीदी थी जिनकी जहरीली शराब पीने से जान चली गई है। इन तस्वीरों को देखने से आपको पता चल जाएगा कि कैसे छोटे छोटे कमरों में शराब बेची जाती है। इन तस्वीरों में बोरे में पॉलीथीन में भरी देसी शराब है जिसे लोग खरीद कर पी रहे हैं और एक महिला पैसे गिन रही है। तो हमने ऐसे ही एक शराब बेचने वाले से बात की है और जो होटल में डिलीवरी करने के लिए तैयार हो गया, हम उससे बात करेंगे फोन पे। हेलो जी। हाँ बोलिए सर। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि ये आप होटल में दे जाएंगे आकर के? मैं आपको होटल के गेट पे आकर कॉल करूंगा, आप ले जाना। अच्छा, होटल के गेट पे आकर के कॉल करेंगे और मुझे लेने आना पड़ेगा। तो ये पैसे मैं आपको कैसे दूं? गूगल पे या ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास तो इतना ज्यादा नहीं होते हैं ना। अच्छा, पे करो और बाद में मैं लेकर आपको तुरंत दे जाऊंगा। उसमें 20-25 मिनट लगेगी क्योंकि वो लेकर आएगा, फिर मैं आपको लेकर जाना होगा। अच्छा, 20-25 मिनट लग जाएंगे। ब्रांड कौन सा है? ऐसा उसने बोला है। रॉयल है। हाँ, ऐसा कुछ बोला है उसने। ठीक है, मैं 5 मिनट में बताता हूँ। मैं देखता हूँ कि 8,000 रुपये थोड़े से ज्यादा, एक बार पूछ लेता हूँ अपने साथी से और बताता हूँ मैं आपको। ये सिंडिकेट इतने सुनियोजित तरीके से चलता है कि हमें बकायदा व्हाट्सएप पर शराब की बोतल की तस्वीरें भेजी जाती हैं। फिर बताया जाता है कि 2 लीटर की रॉयल की बोतल के 2 गुने यानी 8,000 रुपए देने होंगे, साथ में 250 रुपए डिलीवरी के अलग। हमें यह भी बताया जाता है कि पुलिस का खतरा है। हमें फिर शराब बेचने वाले ने बकायदा अपना गूगल पे नंबर भी भेजा ताकि हम ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर कर दें। तो आपने देखा गुजरात के शराबबंदी की हकीकत क्या है।
अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो देसी शराब आपको अलग से मिल जाएगी, जो कि जहरीली भी हो रही। इसके अलावा अगर शराब के पैसे हैं, आपके पास अमीर हैं, तो शराब आपके घर या आपके होटल के कमरे तक पहुंच जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि इतना बड़ा सिंडिकेट बिना प्रशासन के मिलीभगत के कैसे चल सकता है। सहयोगी संजय कौशिक के साथ गुजरात से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में एक स्कूल बारिश के चलते तालाब में तब्दील हो गया है। प्रतापगढ़ के चंद्रिका ब्लॉक में स्थित इस स्कूल के कमरों तक में पानी भर गया है। बच्चे जान जोखिम में डालकर पानी में डुबकी लगा रहे हैं। पानी में डूबे स्कूल की खबर जब मीडिया को लगी तो बेसिक शिक्षा अधिकारी ने जांच का आदेश दिया। साथ ही उन्होंने सफाई दी कि छात्रों को दूसरे स्कूल में शिफ्ट किया जा चुका है, पढ़ाई का नुकसान नहीं हो रहा। वो कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, तो विद्यालय चूंकि रोड की तरफ से एक तरफ रोड ऊंचा है, दूसरे और बाकी तीन तरफ से डिग्री कॉलेज जो है वो एक ऊंचाई तक बना हुआ है। विद्यालय चूंकि पहले का बना है तो गहराई में है। वर्षा का जो जल है वो वहाँ पे आके चारों तरफ से आके संचयित हो रहा है। लेकिन ये एक जांच का विषय है कि कहीं भी इस तरह की समस्या नहीं देखने को मिली। सिर्फ उस स्थान पे ही 2.5 फीट पानी वहाँ पे आके जमा है, मैंने भी देखा। तो फिलहाल इसमें डीएम साहब की जानकारी में भी है और इस पर मैंने अपनी तरफ से भी जांच समिति मैंने गठित की है, उसकी जांच हो रही है और जो भी होगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जहां तक विद्यालय चलने की बात है तो विद्यालय 27 जून से ही दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया गया है। वहाँ के बच्चे, वहाँ के अध्यापक बगल में जो प्राइमरी विद्यालय है वहाँ पे पढ़ रहे हैं। हमारा शिक्षण कार्य बाधित नहीं है। और अखिलेश यादव ने भी इस वीडियो को ट्वीट कर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा, बीजेपी अपने चिंतन शिविर में इस स्कूल की दुर्दशा पर भी चिंतन जरूर करे। अब खबर पंजाब से, जहां पर स्वास्थ्य मंत्री चेतन सिंह जौड़ा माजरा के रवैये पर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल शुक्रवार को बाबा फरीद मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर राज बहादुर ने इस्तीफा दे दिया। स्वास्थ्य मंत्री ने जब अस्पताल का दौरा किया था तो वहां बेड गंदे मिले। इसके बाद उन्होंने वाइस चांसलर डॉक्टर राज बहादुर को उस पर लेटने पर मजबूर किया था। इससे आहत होकर डॉक्टर राज बहादुर ने इस्तीफा भगवंत मान को भेज दिया। उनकी इस हरकत की इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने निंदा करते हुए वाइस चांसलर को भी आड़े हाथों लिया कि उन्होंने मंत्री की बात मानकर डॉक्टर के महान पेशे की गरिमा को ठेस पहुंचाई। इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन ने कहा है कि लगता है हम तालिबानी राज में हैं। ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਸਾਦੇ ਹੈ ਵੀਸੀ ਹੋ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਵਿਚਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹ ਚੱਪਲ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਐਥਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਕਦੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। काफी अनफॉर्चुनेट है, लेकिन फिर भी ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ पेंड दुख है ਮੈਨੂੰ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਪੂਰਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਸਕੋ, ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ आई थिंक मिनिस्टर केम एंड ही वाज आस्किंग where चीजें क्यों है कट क्यों है, वो जो माइक पे लगा which is the responsibility of the medical society, but still the head of the institution में नाल था। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਬੈੱਡ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਮੈਟਰਸ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਮੈਟਰਸ ਕਿ ਪੈਕੇਜ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੇਰਾ ਮਰੀਜ਼ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੈਕੇਜ पै सकता। MiG-21 क्रैश में जान गंवाने वाले फ्लाइट लेफ्टिनेंट अद्वितीय बल को जम्मू में अंतिम विदाई दी गई। उनकी मां ने अंतिम सलाम किया। राजस्थान के बाड़मेर में वायुसेना का MiG-21 विमान क्रैश हो गया था। इस हादसे में 2 पायलटों की जान चली गई थी। बाहर चले यार, चलिए 60 से ज्यादा में आपको उतर देंगे।
बर्मिंघम में चल रहे कॉमनवेल्थ खेलों में भारत ने अब तक 2 मेडल हासिल कर लिए हैं। भारत को पहला मेडल वेट लिफ्टिंग में संकेत सरगर ने दिलाया। उन्होंने 55 किलोग्राम वर्ग में सिल्वर मेडल जीता। संकेत सरगर महाराष्ट्र के सांगली जिले के रहने वाले हैं और बहुत ही साधारण परिवार से आते हैं। भारत को दूसरा मेडल भी वेट लिफ्टिंग में गुरुराजा पुजारी ने दिलाया। उन्होंने 61 किलोग्राम वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और सिल्वर मेडल जीतने पर संकेत सरगर खुश तो हैं, लेकिन गोल्ड न जीत पाने का उन्हें अफसोस भी है। उनसे बर्मिंघम में बात की हमारी संवाददाता रिका रॉय ने। संकेत, पहला मेडल है भारत का, मेडल पहन के कैसा लग रहा है आपको? मेडल पहन के तो अच्छा लग रहा है और बहुत सारा अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि गोल्ड पहनना था और सिल्वर पे मुझे एडजस्ट करना पड़ रहा है तो थोड़ा नाराज हूँ। टुवर्ड्स द एंड इंजरी आ गया था, आपने ट्राई किया गोल्ड के लिए लेकिन नहीं हो पाया। इंजरी क्या था, किस तरह की इंजरी हुई? एल्बो में लोड आ गया मेरा और एल्बो से थोड़ा डॉक्टर बोले गैप बढ़ गया है तो अभी तो ट्रीटमेंट के लिए जाना है। संकेत, जिंदगी बदल रही है आपकी आज इस मेडल के बाद, उस बारे में थोड़ा सा बताइए कि आप संगली से आते हैं। आई नो दैट योर फादर इज अ पान शॉप ओनर, वहां से लेके यहाँ तक आना बहुत बड़ी उपलब्धि है। जी, थोड़ा तो नाराज हूँ मैं, पर थोड़ा खुशी है कि मेडल आ गया देश के लिए, मतलब देश का मेडल तो आ गया पहले, इसलिए खुश हूँ मैं थोड़ा। और एक्सपीरियंस भी अच्छा रहा कंपटीशन का कि कैसे होता है कि मैं इतना तैयारी कर रहा हूँ, इतने तैयारी से नहीं होगा और करना चाहिए मुझे तैयारी, तो इतना समझ में आ गया। आपको काफी सारे पैसा मिलने वाला है इस मेडल के तहत, पहला क्या करेंगे? व्हाट डू यू वांट टू डू फर्स्ट? पहले तो अभी तो कुछ पता नहीं क्योंकि अभी सबसे पहले ट्रीटमेंट करना है और आगे का गोल सेट करके पहले ट्रीटमेंट रिकवरी करना है और फिर उसके बाद देखेंगे। मुझे बताइए, मीरा भाई छानू आपके स्क्वाड का हिस्सा है, उनसे कितनी इंस्पिरेशन मिलती रही आपको? बहुत मिलती है इंस्पिरेशन और मतलब उनका भी बहुत एडवाइस होता है कि ऐसे करो, मतलब अच्छा हम जब गलत करते तो हमें बताते ऐसे करो वैसे करो और अच्छे बातें बताते, खुद का एक्सपीरियंस शेयर करते तो उससे हमें बहुत कुछ सीखना मिलता है कि उससे हम भी थोड़ा सतर्क होते हैं कि क्या करना चाहिए इस टाइम, क्या नहीं करना चाहिए। तो उनके जो बातें हैं वो हमारे लिए काम की आती है। संकेत, अपने पेरेंट्स को क्या बताएंगे? पेरेंट्स को तो इतना ही बताना चाहूँगा कि मैंने धन्यवाद कहना चाहूँगा कि मुझे इस मतलब वेट लिफ्टिंग में डाला और मुझे सपोर्ट किया कि मुझे कभी किसी की कमी नहीं पड़ने दी। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सबका, मेरा कोच का, मेरा मम्मी पापा का और विजय शर्मा सर का, सबका, मैं इंडियन वेट फेडरेशन का सबका धन्यवाद कहना चाहूँगा। आखिरी सवाल, अगला पड़ाव क्या है? अभी अगला पड़ाव तो मैं बता नहीं सकता क्योंकि अभी तो पहले इंजरी ये करना है, रिकवरी करना है, उसके बाद ही मैं गोल सेट कर सकूँगा। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और कॉमनवेल्थ में सिल्वर मेडल जीतने के बाद संकेत सरगर के घर में जश्न का माहौल है। महाराष्ट्र के सांगली में उनके परिवार के सदस्य बहुत ही खुश हैं और लगातार जश्न मना रहे हैं। संकेत सरगर बहुत ही साधारण परिवार से आते हैं। उनके पिता चाय और पान की दुकान चलाते हैं। उनके पिता ने कहा कि मेरी बेटी ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में मेडल जीता था और आज बेटे ने कॉमनवेल्थ में मेडल हासिल किया। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मेरे लड़के ने भारत को पहला मेडल दिया और सांगली में भी पहला मेडल दिया, उसको बहुत खुशी है। ये खुशी आज हमको मुंह से बात इतना हो गए तो बात नहीं कर रहे, इसलिए इतना ज़्यादा हो गए। और नाना ने एक बार बोल दिया था कि ये ओलंपिक खेलेगा, अगस्त को खेलेगा, और अभी नाना देखने के लिए नहीं है, लेकिन हमको जरा थोड़ा सा ये हो गए, लेकिन नाना अब तो बहुत खुशी मनाया जा रहा है। मेरा नाम मयूर सिंहासन है, मैं संकेत सरगर का चीफ कोच रह चुका हूँ सांगली में। वो सांगली में यही दिग्विजय वेट लिफ्टिंग इंस्टीट्यूट में प्रैक्टिस करता था। पिछले 8 साल से यहीं पे प्रैक्टिस करता था। अभी रिसेंटली इंडिया कैंप में 1.5 साल हो गया उसका सिलेक्शन हुआ है और वहीं से वो राष्ट्रकुल कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए सिलेक्टेड हुआ था और वहीं से उसने कॉमनवेल्थ गेम्स किए। अभी जो उसने परफॉर्म किया है वो इंजर्ड होने के बावजूद उसने भारत के लिए पहला सिल्वर मेडल दिलाया, सांगली को पहला मेडल दिलाया, उसका हमें बहुत अभिमान है और आगे भी वो ऐसा ही परफॉर्म करेगा, ये मुझको विश्वास है।